सर एक बड़ा अहम पॉइंट जिसपे चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में ना के बराबर हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि दो फौजियों को इस पे बात करनी चाहिए। एक महीने के अंदर चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर चौथी बार दावा किया है और मुझे लगता है ये संयोग नहीं हो सकता, कोई प्रयोग है जिसे चीन आगे करने वाला है। किस प्रकार से हम चीन के इस दावे को देखें, लगातार लद्दाख के बाद वो अब अरुणाचल प्रदेश पर फोकस कर रहा है। सर राजेश जी, जब चीन का गृह युद्ध चल रहा था तब माओ जी जेडोंग, जो कि चीन के सबसे पहले पैरामाउंट लीडर थे, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि कम्युनिस्ट इस गृह युद्ध को जीत जाएंगे, जी तब उन्होंने बात करनी शुरू की फाइव फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी की। ओके इस फाइव फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी में उनका कहना था कि तिब्बत चीन का राइट हैंड का हथेली है, पाम है, और जो उसकी 5 उंगलियां हैं वो हैं लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब जब चीन में गृह युद्ध खत्म हुआ और कम्युनिस्ट राज में आए, तो किसी भी देश की तरह जो इतने लंबे गृह युद्ध से जूझ के उभरा, वहां पे चीन के पास पैसा बहुत कम था। जी और क्योंकि चीन के पास पैसा कम था, उन्होंने डिसाइड किया कि पहले हम अपने ईस्टर्न पार्ट को, जो कि समुद्र तट पर है, जो कि ताइवान के ऑपोजिट है, हम पहले जी उस इलाके को डेवलप करेंगे और उसके बाद जैसा पैसा आसास्ता आएगा फिर हम पश्चिमी हिस्से में जाएंगे, जो कि ये तिब्बत इंक्लूड तब तिब्बत चीन का हिस्सा ओके नहीं था और ना ही जी जिनजियांग चीन का हिस्सा था। ओके लेकिन आप सोच सकते हैं कि गृह युद्ध चलते हुए अगर माओ जेडोंग ने यह बोला कि हम इन 5 इलाकों को लेंगे, जो कि उनसे दूर थे, क्योंकि बीच में जिनजियांग, तब उसे ईस्ट तुर्किस्तान कहा जाता था, और तिब्बत, दोनों आजाद देश थे, तो उनकी आप जी सोच सकते हैं क्या सोच थी। अब जैसे ये गृह युद्ध खत्म हुआ, सबसे पहला चीन ने क्या किया कि जिनजियांग पे, जो ईस्ट तुर्किस्तान नामक एक स्वतंत्र देश था, उस पे जी कब्जा किया और उसका नाम बदल दिया, उसको रख दिया जिनजियांग। और जी अगले साल 1950 में उन्होंने तिब्बत, जो तब एक स्वतंत्र देश था, उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब चीन एक छोटे देश से बहुत विशाल देश हो गया, क्योंकि ये जो दो बड़े प्रांत इसमें शामिल हो गए, जो कि तब स्वतंत्र देश थे, ईस्ट तुर्किस्तान और तिब्बत। जब ये इनके पास आया तो शुरू के कुछ दशक में उन्होंने अपने ईस्टर्न हिस्से को, पूर्वी हिस्से को डेवलप करना शुरू किया, और जैसे जी जैसे पैसा उनके पास आना लग गया, वो भी दो मुख्य कारण से चीन के पास पैसा आया। पहला, जब 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक हफ्ते चीन का दौरा किया, उसे जो चीन इंटरनेशनली अकेला पड़ा हुआ था, वो उसका अकेलापन खत्म हो गया। और दूसरा, जी उनके जो पैरामाउंट लीडर थे डेंग जियाओपिंग, उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, जिससे कि विदेशी निवेश आया और चीन आर्थिक रूप से और मजबूत होने लग गया। जब इनके पास पैसा आना शुरू हुआ, तब इन्होंने अपने पश्चिमी हिस्से को, यानी जिनजियांग और तिब्बत को डेवलप करना शुरू किया। अब जैसे ये डेवलप होने शुरू हो गए, जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने 2023 में, तब उन्होंने बीआरआई का पॉलिसी दी, और बीआरआई के तहत जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चीन को पाकिस्तान से जोड़ेगा सड़क से, ताकि चीन में जो तेल और सामान आता है उसका एक और जरिया बन जाए। अब तक एक ही जरिया है, वो है मलक्का स्ट्रेट समुद्री रास्ते से। तो सीपेक में चीन ने अब तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, और ये जो हो रहा है, इससे चीन की ताकत बढ़ रही है। अभी इसके साथ साथ जैसे चीन ताकतवर हो रहा है, आप सही कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश का जिक्र कर रहा है। मैंने आपको थोड़ी भूमिका इसलिए दी ताकि आपके समझ जाएं कि ये पूरा जो कड़ी है, ये कड़ी कैसे इकट्ठे जुड़ी है। अब पिछले कुछ सालों से चीन अरुणाचल प्रदेश पे कई बार अपने दावे ओपनली कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए 3 मुख्य कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, अरुणाचल प्रदेश में जो 3 जातियां हैं, तागिन, नीशी और गालो, ये ओके चीन मानता है कि ये 3 जातियां तिब्बत से आई हैं, तो इसलिए चीन का हक अरुणाचल प्रदेश पे है। दूसरा जो चीन
दावा करता है अरुणाचल प्रदेश पे, उसका कारण ये है कि जो अगले दलाई लामा नियुक्त होंगे वो अनुमान लगाया जा रहा है वो अरुणाचल प्रदेश से होंगे। और अगर वो अरुणाचल प्रदेश से होंगे तो तिब्बत के अंदर जितने बौद्ध धर्म के लोग हैं जो दलाई लामा को मानते हैं, उनके अंदर एक नया फीलिंग आएगी नए दलाई लामा के लिए, और वो तिब्बत में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और तीसरा कारण, चीन को डर है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात किया, जो चीन का ईस्टर्न हिस्सा है, वो खतरे में आ जाएगा। अब तक भारत के पास जो मिसाइल थी, एक MIRV को छोड़ के जो अभी लॉन्च हुई, टेस्ट हुई कुछ दिन पहले, अग्नि 5 MRV, उसके अलावा हमारे पास जो भी मिसाइल्स हैं वो सारी या तो शॉर्ट रेंज है या इंटरमीडिएट रेंज है, जो कि हम चीन के पूर्वी हिस्से को टारगेट नहीं कर सकते हैं। और चीन का पूर्वी हिस्सा चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पे उसकी अधिकतम आबादी रहती है और सारे मुख्य शहर उसके पूर्वी हिस्से पे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर भारत ने इंटरमीडिएट मिसाइल्स को तैनात कर दिया तो चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और यही 3 मुख्य कारण है कि चीन चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम में अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा ठोके, ताकि 2035 में जब वो पाकिस्तान से मिलके 2 फ्रंट वॉर छेड़ेगा भारत पे, तो उसके पास एक ग्राउंड होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा था, हमने हमने जंग किया अपने जमीन को वापस लेने की। तो हमें ये चीन के जो मंसूबे हैं इन्हें अच्छी तरह समझना होगा कि चीन कहीं पे भी युद्ध करने से पहले एक भूमिका बनाता है। अब वो जगहों के नाम चेंज करता है, बार बार इंटरनेशनल फोरम में उस चीज का जिक्र करता है, ताकि जब वो लेने की प्रयास करता है वो अपने आप को दुनिया के सामने दिखाता है कि हमने बिल्कुल सही किया। यही ऐसी कुछ चीज उन्होंने तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान से की थी, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं। एक चीज और बस आखिरी पॉइंट मेरा एक और, कि हमने गलवान देखा, गलवान के बाद यंगसे देखा, यंगसे के बाद हम अब फिर अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं। हमने एक बड़ी मूवमेंट भी इंडियन आर्मी की सेंट्रल सेक्टर में देखी, हिमाचल उत्तराखंड में काफी ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अरुणाचल का दौरा, क्या उसके बाद शी जिनपिंग का एक बयान कि आने वाले वक्त में ब्लू वाटर वॉर के लिए PLA तैयार रहे, क्या ये संकेत है कि दोनों देश एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं सर? बिल्कुल राजेश जी, ये पूरा एक संकेत है, और इस पे मैं 2 घंटे नॉनस्टॉप बोल सकता हूं मैं, क्योंकि मैं काफी रिसर्च कर रहा हूं इस टॉपिक पे। अगर हम सारी टाइमलाइंस देखें, सारी टाइमलाइंस 2035 के 2 फ्रंट वॉर पे जा रही हैं, जो कि एक चीनी अखबार के एक लेख में छपा था। और हम सारे जानते हैं कि चीन में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी परमिशन ना दे। तो ऐसा लेख लिखा जाना, वो भी चीनी सरकार की अखबार में, कि 6 जंग जो चीन अगले 50 साल में लड़ेगा, उसमें श्रृंखला नंबर 3 जंग है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पर अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ऐसा बड़ा लेख चीनी सरकार के अखबार में लिखा जाना, ये पक्का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल से हुआ। और सारी टाइमलाइंस हम देखें, मैं 3 छोटी टाइमलाइंस बताऊंगा क्योंकि मेरे को पता है समय की पाबंदी है। आपके दर्शक मेरी 3 छोटी टाइमलाइन से समझ जाएंगे कि हम 2035 की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। पहला, 2032 तक चीन ने जिनजियांग और तिब्बत में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कंप्लीशन का प्लान बनाया हुआ है, और दिन रात जिनजियांग और तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। दूसरा, 2030 तक चीन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्ध पोत बनाएगा, जिसका काम दिन रात उनके 6 नेवल डॉकयार्ड्स में चल रहा है। और तीसरी चीज जो हम सुनते आए थे कई सालों से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चीन भारत को समुद्र रास्ते से घेरना चाहता है, वो प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। पिछले साल 20 मार्च 2023 को चीन ने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार नौसेना अड्डा बनाया, और पाकिस्तान और चीन का पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, और अब बांग्लादेश के कॉक्स बाजार पोर्ट पे पूरा कब्जा है। और इसके अलावा मालदीव्स के लामू अटॉल में और म्यांमार के काई फुक्यू द्वीप पे चीन की सैनिक गतिविधियां देखी गई हैं। तो अगर ये 3 हम बिंदुओं मिलाएं
तो ये साफ जी संकेत है कि चीन कुछ बड़े चीज की प्लानिंग कर रहा है आने वाले समय। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जे.एस. सोढी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, इसके लिए थैंक यू सर।